Hello friends, I am Saurabh Sharma and you are watching our YouTube channel English Ultimate. Okay, देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री यानी इतिहास. ओके, देखिए अब ये जो शब्द है इतिहास, ठीक है. इतिहास होता क्या है? ये शब्द खुद ही अपने आप की व्याख्या करता है. इतिहास शब्द खुद ही, देखना जो ये शब्द है इतिहास, ये तीन सब वर्णों से मतलब शब्दों से मिलकर बना हुआ है. देखना कौन कौन से. इति प्लस है प्लस आस. ओके, इति प्लस है प्लस आस. ओके, इति का मतलब होता है पहले, है का मतलब होता है वास्तव में, और आस का मतलब होता है घटित होना. इति का मतलब पहले, है का मतलब वास्तव में, आस का मतलब घटित होना. यानी जो पहले वास्तव में घटित हुआ है उसको वर्तमान में पढ़ना या कहना ही क्या है? इतिहास है. घटित तो भूतकाल में हुआ है लेकिन वर्तमान में उसको कहना या उसके बारे में बात करना, यही क्या है? इतिहास है. ओके, अब देखिए, अब जो ये इतिहास है आपका, ये तीन भागों में बटा हुआ है. कौन कौन से? देखिए, विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और राजस्थान इतिहास. ओके, कितने भागों में बटा हुआ है? तीन में. विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास. ठीक है, मैं आपको केवल राजस्थान इतिहास पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा विश्व इतिहास के बारे में और भारतीय इतिहास के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. उनके कॉमन जो बेसिक जो है उनके थोड़ा पता होना चाहिए. जैसे कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व इतिहास का पिता कौन है, भारतीय इतिहास का पिता कौन है. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं. राजस्थान इतिहास तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा पूछ लिए जाते हैं कभी क्वेश्चन. ओके, तो देखना, सबसे पहले बात करेंगे हम विश्व इतिहास की. ओके, किसकी करेंगे? विश्व इतिहास की. देखिए, विश्व इतिहास, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि विश्व इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसे कहा जाता है. ओके, देखिए, विश्व इतिहास का जो जनक है वो कहा जाता है हेरोडोटस को. किसको कहा जाता है बच्चों? हेरोडोटस. हेरोडोटस जो है इसको क्या कहा जाता है? विश्व इतिहास का जनक. ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, काफी फेमस बुक है इनकी. ठीक है, इस बुक का नाम है हिस्टोरिका. हेरोडोटस की कौन सी बुक है? हिस्टोरिका. ठीक है, अब जो ये बुक है हिस्टोरिका, इसमें इन्होंने क्या किया कि भारत और फारस, भारत और फारस के बीच होने वाले इतिहास का क्या किया? होने वाले व्यापार का क्या किया है? वर्णन. देखिए, कॉमन पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को. उनकी बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, कौन सी बुक लिखी है उन्होंने? हिस्टोरिका. और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बुक है हिस्टोरिका, उसके बारे में उन्होंने मतलब किसके बारे में वर्णन किया है. तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि वो जो बुक है हिस्टोरिका, इसमें भारत और फारस के बीच जो व्यापार हुआ करता था प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में,
ठीक है, उस टाइम पर जो इनके बीच व्यापार होता था भारत और फारस के बीच, उसके बारे में वर्णन किया गया है हिस्टोरिका में। ओके, अब आप सोच रहे होंगे फारस क्या है। देखिए, तो ये फारस है, ये वर्तमान में एक देश है ईरान। कौन सा देश है? ईरान। ओके, जो ये देश है ईरान, इसका वर्तमान में यानी आधुनिक काल में नाम तो ईरान है, लेकिन जो प्राचीन काल था, ठीक है, प्राचीन काल जो था उसमें इस ईरान का नाम क्या था? फारस। ठीक है, तो ये कोई अलग नहीं है, ईरान का ही क्या नाम था प्राचीन काल में बच्चों? फारस। समझ रहे हो? और जो मध्यकाल था, ठीक है, मध्यकाल में जो ये ईरान था इसका क्या नाम था? पर्सिया। ओके बच्चों, क्या नाम था? पर्सिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईरान जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईरान है इसका प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन काल में क्या नाम था इसका? फारस। ओके, और जो अपना मध्यकाल था, कौन सा काल? मध्यकाल, उसमें इसका क्या नाम था? पर्सिया। क्या नाम था बच्चों? पर्सिया। किसके नाम है? ईरान के। ठीक है, और वर्तमान में तो इसका नाम ईरान ही है। तो जो ये बुक है हिस्टोरिका, इसमें उन्होंने, जो हेरोडोटस है, विश्व इतिहास के पिता हैं, हिस्टोरिका जो बुक है, इसमें उन्होंने क्या, किसके बारे में वर्णन किया है? भारत और फारस, यानी वर्तमान में जो ईरान देश है उनके बीच जो प्राचीन काल में व्यापार हुआ करता था उसके बारे में वर्णन किया गया है हिस्टोरिका में। ओके, आया समझ में? विश्व इतिहास के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। ओके, केवल आपसे जनक पूछा जाएगा, या फिर ये बुक पूछ ली जाएगी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस बुक में क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आता है भारतीय इतिहास। ठीक है, वही कॉमन पॉइंट हमें भारतीय इतिहास के बारे में कुछ याद रखने, जैसे पिता कौन है, बुक कौन सी है, इस तरीके से किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब सुनो, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अगर जनक की बात करें, ठीक है, यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो वो कहा जाता है वेद व्यास जी को। किसको कहा जाता है बच्चों? वेद व्यास जी को। ओके, देखिए, जो इन्होंने, आप अच्छी तरीके से पता होगा, वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने किसकी रचना की है? महाभारत की। ओके, महाभारत, उसमें पांडव और कौरवों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, और जो ये ग्रंथ है, यानी ये जो बुक है महाभारत, ये किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। ओके, इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। तो इनकी बुक कौन सी हो गई बच्चों? महाभारत। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी। ठीक है, आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि महाभारत के रचयिता कौन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, महाभारत के रचयिता तो वेद व्यास जी हैं, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी वेद व्यास जी ही हैं, लेकिन जो ये महाभारत है इसके लेखक गणेश जी हैं। लेखक कौन है इसका? गणेश जी। ठीक है, रचना तो वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन इसको लिखा गणेश जी ने था। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये लिखी कहाँ पर गई थी? गणेश जी ने कहाँ पर लिखा था इसको? पुष्कर झील के किनारे। कहाँ पर? पुष्कर झील के किनारे। और ये पुष्कर झील कहाँ पर है बच्चों? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास जी को कहा जाता है। बुक कौन सी लिखी है? महाभारत। लेखक कौन है इस बुक के? गणेश जी हैं। रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। कहाँ पर लिखी थी? पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, इसकी रचना की गई थी, लिखा गया था इसको। और पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। आई बात समझ में यहाँ तक? ओके, ठीक है, अभी कुछ कॉमन पॉइंट है विश्व इतिहास के बारे में भी याद रखने थे आपको, और ये भी याद रखने। ओके, अब नेक्स्ट आता है राजस्थान इतिहास। ठीक है, अभी मैं आपको केवल उसके जनक और उनकी बुक बताऊंगा। ठीक है, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करते हैं अब राजस्थान इतिहास की।
राजस्थान इतिहास। देखिए, राजस्थान इतिहास के अगर जनक की बात करें, यानी फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। किसको बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड। और बेटा जो कर्नल जेम्स टॉड है, इनको ही बोला जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या नाम है इनका? घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, आपको याद रखना है राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। ये तो आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है एसटीसी में, क्योंकि काफी बार पूछा जा चुका है ये कि राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। काफी बार ऐसे ही पूछ लिया गया है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। ओके, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो थे बेटा, ये खाके थे इंग्लैंड के। खाके थे बच्चों इंग्लैंड के। कर्नल जेम्स टॉड खाके थे, खाके निवासी थे इंग्लैंड के। ठीक है, अब इनकी जो बुक है वो बहुत ही फेमस बुक है और आपको बहुत जरूरी वो याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इस बुक का नाम ना केवल एसटीसी में बल्कि जो हायर लेवल की एग्जाम है राजस्थान से रिलेटेड, उनमें भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है इनकी। ठीक है, उसका नाम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो उनकी जो बुक है कर्नल जेम्स टॉड की, उस बुक का नाम है, ठीक है, क्या नाम है? द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। काफी बार पूछा गया है, द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी बुक है? कर्नल जेम्स टॉड की। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक का एक दूसरा नाम भी है, क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ये इसी नाम से पूछा जाएगा, द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड। अब ध्यान रखना, आप जो ये बुक है द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये लिखी है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। लेकिन इन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि इंग्लैंड के थे तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक है, इन्होंने किस में लिखा है? इसको इंग्लिश में। ठीक है, द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है, इसको इन्होंने किस में लिखा है? इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन जो ये इंग्लिश में लिखी हुई बुक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है किसने? ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने इसका अनुवाद किया है हिंदी में? पंडित गौरीचंद्र हीराचंद्र ओझा ने। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, इंग्लैंड के निवासी थे। बुक थी द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में लिखी गई थी, हिंदी में अनुवाद किया है पंडित गौरीचंद्र हीराचंद्र ओझा ने। और ये जो पंडित गौरीचंद्र हीराचंद्र ओझा जो थे ना बच्चों, ये अपने जो राजस्थान का एक जिला है, कौन सा? सिरोही। कौन सा? सिरोही। सिरोही में एक गांव है रोहिड़ा ग्राम, रोहिड़ा गांव। ठीक है, उसके निवासी हैं कौन? पंडित गौरीचंद्र हीराचंद्र ओझा। ठीक है, पूछा जाता है कि जो एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो ध्यान रखना आप, पंडित गौरीचंद्र हीराचंद्र ओझा ने। कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। ठीक है, सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के निवासी हैं कौन? ये पंडित गौरीचंद्र हीराचंद्र ओझा। ओके, ध्यान रखना आप। अब तक हमने क्या बात की? विश्व इतिहास के बारे में बात की। विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। किसके बारे में वर्णन मिलता है? भारत और फारस यानी वर्तमान ईरान जो है,
भारत और ईरान के मध्य जो व्यापार हुआ करता था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हिस्टोरिका से। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है वेद व्यास जी को, जिन्होंने रचना की है महाभारत की। ठीक है, महाभारत के लेखक कौन है, लेकिन गणेश जी। कहाँ पर इसकी रचना की गई थी, पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये केवल कॉमन परिचय है हिस्ट्री से। ठीक है, कि हिस्ट्री है क्या और भारतीय इतिहास के पिता कौन है, राजस्थान इतिहास के पिता कौन है और विश्व इतिहास के पिता कौन है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, ओके। अब देखना, अब बात ये आती है कि इतिहास में सम्मिलित किस किस चीज को किया जाए। ठीक है, हर चीज जो भूतकाल में घटित हुई है वो इतिहास नहीं है बच्चों। हर चीज को इतिहास में आप नहीं गिन सकते। ठीक है, इतिहास में किसी चीज को सम्मिलित करने से पहले उन तथ्यों को कुछ गुजरना पड़ता है, कुछ पैमानों से। ठीक है, तभी उनको किस में सम्मिलित किया जाता है, इतिहास में। जैसे केवल उन्हीं घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित किया जाता है जिनके क्या हो, वर्तमान में साक्ष्य मौजूद हो। वर्तमान में क्या मौजूद होने चाहिए, साक्ष्य। वर्तमान में साक्ष्य मौजूद हो। ठीक है, कौन सी घटनाओं को सम्मिलित किया जाएगा इतिहास में बच्चों, जिनके वर्तमान में क्या हो, साक्ष्य मौजूद हो। इससे मेरा क्या मतलब है, साक्ष्य मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि आपने, आपकी दादी बाबा या किसी ने आपको कोई कहानी सुना दी कि ऐसे था, राजा रहता था, ये वो, और आप मान लो कि वो एक इतिहास है। वो इतिहास नहीं है। अगर उसके साक्ष्य मौजूद हैं रियल में, वर्तमान में, तो आप कह सकते हो कि इतिहास का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है तो वो इतिहास का पार्ट नहीं है। ठीक है, आप जितने भी वर्तमान में दुर्ग, किले, छत्रियाँ वगैरह ये सारे देखते हो, ये क्या हैं, ये रियल में साक्षी ही हैं बच्चों। ये क्या है, साक्षी हैं जो दिखाते हैं कि कभी प्राचीन काल में, भूतकाल में कोई राजतंत्र रहा होगा यहाँ पर, तभी तो ये बन गई, तभी तो ये किले, दुर्ग, छत्रियाँ बने। नहीं तो अपने आप तो बने नहीं, प्राकृतिक रूप से तो बन नहीं गए, खुद ही बन गई। तो ये क्या है, ये प्रूफ है जो सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर एक राजा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। अगला पॉइंट, घटनाक्रमों की क्रमबद्धता होनी चाहिए बच्चों। घटनाक्रमों की क्रमबद्धता। जितने भी इतिहास में घटनाक्रम हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको खूब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, जैसे आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे महाराणा प्रताप हुए, महाराणा प्रताप के बाद कौन हुए, उनके बेटे अमर सिंह फर्स्ट हुए, उसके बाद कर्ण सिंह हुए, राज सिंह हुए, ऐसे उनका आगे वंश चलता गया। तो वहाँ क्रमबद्धता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि महाराणा प्रताप के बाद ऐसे ही कोई भी उठा के रख दिया। तो वहाँ पे एक दिखता है कि क्रमबद्ध तरीके से कोई वंश चला है, क्रमबद्ध तरीके से सभ्यताएं विकसित हुई हैं। तो ये क्या है, घटनाक्रमों की क्या है, क्रमबद्धता है। ठीक है, इसलिए इनको किसका पार्ट माना जाता है, हिस्ट्री का। आ रही है समझ में। तो आप ध्यान रखना किन किन घटनाओं को इतिहास का पार्ट माना जा सकता है, जिनके वर्तमान में प्रूफ हो, साक्ष्य मौजूद हो, और दूसरा घटनाक्रमों की क्या हो, क्रमबद्धता। आ रही है बात समझ में, ओके। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब इतिहास को भाई ऐसा तो है नहीं कि खुद ही अपने मन से कुछ भी मान लिया। इतिहास को हम कहीं से हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है, तभी तो इतिहास बना है। ऐसे तो नहीं खुद ही बन गया। ठीक है, तो अब इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना यही है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। इतिहास को जानने के स्रोत, देखिए इतिहास को जानने के मुख्यतः बच्चों 3 स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ओके। नेक्स्ट हो सकता है बच्चों साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ओके। और
एक होता है बच्चों विदेशी स्रोत, ठीक है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं पहले। आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में ये याद रखना कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं इनको इतिहास को जानने का लिखित साक्ष्य नहीं माना जाता। पुरातात्विक स्रोत लिखित साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे इसमें आते हैं शिलालेख। आगे जब इतिहास हम पढ़ेंगे जितिन में तो वहाँ पे बहुत सारे शिलालेखों के बारे में बात करेंगे, जैसे बिजौलिया शिलालेख वर्तमान भीलवाड़ा में, भावगुरु शिलालेख के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे शिलालेख जयपुर बैराट में जो मिला है, तो वो सब क्या है, शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा शिलालेख क्या है, मतलब शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखा हुआ। पत्थर पर जो लेख लिखा हुआ जो मिलता है वो क्या है, शिलालेख है। प्राचीन काल में पत्थरों पर जो जानकारियां हमें लिखी हुई मिलती है प्राचीन काल की, वो क्या है, शिलालेख है। अभिलेख, प्रशस्तियां, काफी प्रशस्तियां भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। प्रशस्तियां जैसे हम पढ़ेंगे जब आपको विक्ट्री टावर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। विजय स्तंभ, तब वहां पे देखेंगे कि जो 9 मंजिल का विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल पर कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है। इन सब के बारे में बात करें। प्रशस्ति क्या है कि प्रशस्ति एक तरह से शिलालेख ही है, मतलब वहां पे भी कुछ ना कुछ लिखा ही होता है, लिखा होता है, लेकिन ये फिर भी पुरातात्विक स्रोत लिखित साक्ष्य में नहीं गिने जाते, ओके। यहाँ पे तो क्या पत्थरों पे लिखा होता है, लेकिन प्रशस्तियों में क्या है, जैसे कोई दुर्ग है या किला है, ठीक है, उन पर हमें मिलते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमें उस टाइम के राजा लिखवा देते थे, ठीक है, प्रशस्तियाँ। तो उससे हमें जानकारी मिलती है आज कि कैसा था उस टाइम, कैसी सब कुछ चलता था, ठीक है। इसके अलावा गुफा चित्र, क्या बच्चों, गुफा चित्र, शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति, गुफा चित्र, गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है वो गुफा चित्र है, ठीक है। इसके अलावा भित्ति चित्र, भित्ति चित्र क्या है कि दीवारों पर जो चित्रण कर दिया जाता था प्राचीन काल में, उनको बोलते थे भित्ति चित्र, समझ रहे हो। भित्ति चित्रों से भी हमें इतिहास को जानने के बारे में, काफी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भित्ति चित्र मिले हैं काफी जगह, उनसे हमको पता चलता है कि इतिहास के बारे में, ओके। इसके अलावा मुद्रा लेख बच्चों, कौन सा, मुद्रा लेख, मुद्रा आप सब जानते ही हैं, मुद्राओं पर भी लेखन हुआ करता था। प्राचीन काल की जब मुद्राएं मिली हैं काफी जगह प्राचीन काल की, ठीक है, सिक्के वगैरह प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर भी क्या है, लिखा हुआ मिला है उन सिक्कों पे, ठीक है। तो उससे उनसे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में। तो हमारे जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें क्या क्या आ जाते हैं, शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्तियां, गुफा चित्र, भित्ति चित्र, मुद्रा लेख वगैरह, ये सब किसमें आते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में, ओके। नेक्स्ट आता है सेकंड हमारा साहित्यिक स्रोत, ओके। देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, अपना जो साहित्यिक स्रोत है बच्चों, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं बच्चों, क्या, धार्मिक ग्रंथ, वो किस में आते हैं, साहित्यिक स्रोतों में, ठीक है। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथों के अलावा जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं, ठीक है, उन ग्रंथों को बोला जाता है धर्मेंतर ग्रंथ। कौन से बच्चों, धर्मेंतर ग्रंथ, ठीक है। तो अपने धार्मिक ग्रंथ और धर्मेंतर ग्रंथ ये सब किस में आते हैं, साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलती है, ओके। धार्मिक ग्रंथ और धर्मेंतर ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ आप जानते हैं, धार्मिक ग्रंथ के अलावा जितने भी बचे हुए साहित्यिक ग्रंथ हैं वो सब किस में आ जाते हैं, धर्मेंतर ग्रंथ में, ओके। पुरातात्विक स्रोत समझ में आए, साहित्यिक स्रोत समझ में आए, क्या है, सब इतिहास को जानने के स्रोत हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड, विदेशी स्रोत। ये आपको थोड़ा समझना है। देखिए विदेशी स्रोत क्या है, विदेशी स्रोत जो होते हैं, विदेशी स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं कि जो किसी विदेशी द्वारा या तो पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है, विदेशी जो थे उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनसे हमें जो कुछ जानकारियां मिलती हैं, किसके बारे में, इतिहास के बारे में, उनको ही किस में गिना जाता है, विदेशी स्रोतों में, समझ रहे हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेगास्थनीज जो है उसने एक बुक लिखी है, कौन सी, इंडिका, मेगास्थनीज,
मेगास्थनीज की कौन सी बुक है बच्चों? इंडिका। काफी फेमस बुक है ये इंडिका। किसने लिखी है ये? मेगास्थनीज ने। आ रही है बात समझ में? और एक और था व्यक्ति, उसका नाम था हेनसांग। कौन था बच्चों? हेनसांग। हेनसांग ने भी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है सी यू की। कौन सी बुक है? सी यू की। ये बुक का नाम है इंडिका और सी यू की, ठीक है। ये व्यक्ति के नाम है मेगास्थनीज और हेनसांग। देखिए अभी मेगास्थनीज के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेगास्थनीज कौन था? जब आप भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ोगे तो आप जब वहाँ पे मौर्य वंश पढ़ोगे, ओके, जब मौर्य वंश पढ़ोगे तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हुआ क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, कि एक यूनानी सामंत था, उसका नाम था सेल्यूकस, ठीक है। सेल्यूकस ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। किसने? सेल्यूकस ने। और जो सेल्यूकस था, यूनान का था, उसका एक दरबारी था जिसका नाम था, क्या था? मेगास्थनीज। कौन था मेगास्थनीज? सेल्यूकस का दरबारी, ठीक है। ये भी यूनान का ही था। अब जो ये उसने क्या किया था? सेल्यूकस ने, उसने आक्रमण कर दिया था किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य पर। लेकिन बाद में उनके बीच संधि हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में। तो फिर ये जो मेगास्थनीज था काफी टाइम तक कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। उस टाइम जो इसने स्थितियां देखी थी, तत्कालीन जो भारत था, उनके टाइम का जो भारत में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है इंडिका में, ठीक है। मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। तो ये क्या हुआ? स्रोत ही तो हो गया, एक विदेशी स्रोत हो गया, विदेशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो हमें भारत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी दे रही है। इसलिए कौन से स्रोत में आ गई? विदेशी स्रोतों में। आई बात समझ में? ऐसे ही हेनसांग। हेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था बेटा, ठीक है। चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था, और उन्होंने भी एक बुक लिखी है सीयू की, ठीक है। समझ रहे हो? इन्होंने भी भारत का, उस टाइम का जो भारत था राजा हर्षवर्धन के टाइम का, उस टाइम का किस तरीके से था उसके बारे में वर्णन किया है। किसमें? सीयू की में, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा जिनको कहा था मैंने। क्यों कहा था घोड़े वाले बाबा? इसलिए कहते हैं बच्चों घोड़े वाले बाबा, क्योंकि वो घोड़े पर बैठकर घुमा करते थे, ठीक है। इसलिए बताया था कि उन्होंने बुक लिखी था एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उनकी जो बुक है वो भी विदेशी स्रोतों में गिनी जा सकती है, क्योंकि वो भी तो विदेशी थे, ठीक है। तो विदेशी थे, विदेशी के द्वारा बुक लिखी गई थी द एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जानकारी मिलती है राजस्थान के बारे में, तो उसको भी हम किस में गिन सकते हैं? विदेशी स्रोतों में। आया इतिहास को कहाँ से इतिहास के बारे में पता लग सकता है, कहाँ से इतिहास के बारे में जाना जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत। विदेशियों के द्वारा जो बुक वगैरह लिखी जाती हैं और उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो कौन सी स्रोतों में आते हैं? विदेशी स्रोतों में। ओके बच्चा, ओके। देखना, अब हम इतिहास को भी 3 भागों में बांट सकते हैं बेटा, ठीक है। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में इतिहास को मुख्यतः बांटा जा सकता है, या 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं देखिए। पहला आता है पूर्व ऐतिहासिक, मतलब 3 कालों में डिवाइड कर सकते हैं इतिहास को। कितने कालों में? 3 कालों में। कौन कौन से? पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, ठीक है। और थर्ड आता है अपना इतिहास, जो वर्तमान में। आ रही बात समझ? अब देखो पूर्व ऐतिहासिक काल में, मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल क्या चीज है, आद्य इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, ठीक है। अब सुनो, पूर्व ऐतिहासिक काल में उस काल को या उस इतिहास को सम्मिलित किया जाता है बच्चों जहां पर जिस टाइम के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन कैसे साक्ष्य मौजूद नहीं है? लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। उनको किसमें सम्मिलित किया जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल में। यानी पूर्व इतिहास के भाग हैं वो,
आई बात समझ में? जिनके क्या कैसे साक्ष्य मौजूद नहीं है? लिखित साक्ष्य। साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन कैसे साक्ष्य नहीं है? लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं। अब आदि इतिहास में कौन से इतिहास के क्रम वो आते हैं, घटनाएं? देखिए इसमें ऐसी घटनाएं आती हैं आदि इतिहास में, ठीक है, कि जिनके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं। लिखित साक्ष्य तो क्या है? मौजूद हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है बच्चों, पढ़ा नहीं गया। आदि इतिहास में कौन सी घटनाएं आएंगी, कौन से काल के वर्णन आएगा? जिनके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उनको क्या नहीं किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। ओके। और इतिहास ऐसा है, इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं आएंगी? इतिहास में वो घटनाएं आएंगी, ऐतिहासिक जो काल है अपना, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं। लिखित साक्ष्य भी क्या है? मौजूद हैं, और पढ़ भी लिया गया है उनको, पढ़ भी लिया गया है। आई बात समझ में बच्चों? इतिहास को 3 कालों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में वो घटनाक्रम आते हैं जिनके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। आद्य इतिहास में कौन से आएंगे? जिनके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास में पता है आपको कौन से आएंगे? जिनके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और जिनको पढ़ भी लिया गया है। आई बच्चों समझ में बात? ओके। तो इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।